Hello students, my name is Pragati Dwivedi and I am here to take your SST classes. Today in SST, I'll start the history portion with a new chapter, that is chapter number 4, what books and burials tell us. Books means जो हमारी old books हैं and burials means जो दफन चीज़ें हैं, things हैं या जो हमारी पुरानी चीज़ें दफन हुई हैं या मिट्टी के नीचे दबी हुई हैं, वो सारी चीज़ें हमारी एंशियंट चीज़ें हमें क्या बताती हैं हमारे एंशियंट पीरियड के बारे में. So we'll study about that in our this chapter. So Mary in the library. Here a story is given about a little girl named Mary who is in the school and goes to library for the first time. When Mary stepped inside, जब मैरी लाइब्रेरी के अंदर जाती है तो वो देखती है कि बहुत बड़ा सा रूम है. बिकॉज लाइब्रेरी क्या होती है, बहुत बड़ा सा रूम होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के पढ़ाई कर सकें. और वहाँ पे बहुत सारी शेल्फ्स हैं जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं. तो क्या होता है कि जो मैरी है वो देखती है ये सारी चीज़ें और वो ये भी देखती है कि कॉर्नर में एक कबर्ड है जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं और मैरी उस कबर्ड को खोलने की कोशिश करती है. देन द टीचर सेज द कबर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन्स. तो जो टीचर है मैरी के वो उन्हें बताते हैं कि इस कबर्ड में जो बुक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं और ये अलग अलग रिलीजन्स की बुक हैं. डू यू नो व्हाट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास. और जो टीचर है वो मैरी को बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि हमारे पास जो वेदास हैं उनका भी सेट है. व्हाट आर वेदास. मैरी वंडर्ड. तो मैरी सोचती है कि वेदास क्या है. सो नाउ you must be knowing that Veda, or in Hindi we call it Ved, is known as the oldest book in the world. जो वेदास है वो हमारे संसार की वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पुरानी बुक है, सबसे पुरानी बुक है. There are 4 of them. और जो वेदा है उनके 4 पार्ट होते हैं. ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. The oldest Veda is the Rig Veda. composed about 3500 years ago. और जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है, जो कि 3500 years पहले लिखा गया है. द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स. हाइम्स मीन्स क्या होते हैं, श्लोक्स एंड पोएम्स जो होती हैं हमारी उसमें कितने सारे हैं, 1000 से भी ज़्यादा हाइम्स हैं. कॉल्ड सुक्ता, जिन्हें हम लोग हाइम्स मीन्स सुक्ता और वेल सेड भी कहा जाता है. These hymns are in praise of various gods and goddesses. और जो ये hymns हैं ये किसके ऊपर लिखे गए हैं, बहुत सारे different types of god और goddess के ऊपर लिखे गए हैं. 3 gods are especially important. और इन वेदों में जो सबसे important gods हैं वो 3 हैं. First one is Agni, the god of fire, Indra, a warrior god, and Som, a plant from which a special drink was prepared. सोमरस आप सबने सुना होगा. सोमा इज़ अ प्लांट फ्रॉम विच ए स्पेशल ड्रिंक सोमरस बनता है. दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाई सेजेस. सेजेस मीन्स ऋषिज. और जो ये हाइम्स हैं इन्हें किसने लिखा है, कंपोज किया है ऋषिज ने. प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर. और जो प्रीस्ट पुजारी थे या वो स्टूडेंट्स को इन हाइम्स को रिसाइट मीन्स याद करना, मेमोराइज करवाना, याद करना, रिसाइट मीन्स डिक्टेट करवाना, कैसे पढ़ते हैं. ईच सिलेबल मीन्स लाइन बाय लाइन, बिट बाय बिट, सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड उन्हें बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ, क्योंकि गलत ना पढ़ें, जिससे वो संस्कृत में हुआ करती थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें वैदिक में जो लिखी गई थी वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो डिफ़िकल्ट होता था थोड़ा पढ़ना, तो वो स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था. मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्न बाय मेन. और जो मोस्ट ऑफ द हाइम्स हैं वो किसने कंपोज किया है, मेन. बहुत सारे, और पढ़ा भी मेन्स के द्वारा ही जाता है और टॉट पढ़ाया भी मेन के द्वारा ही जाता है. अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन. और कुछ ही हैं जो कि किसने कंपोज किया है, वुमेन ने. द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत which is different from the Sanskrit you learn in school these days. और जो ऋग्वेद है वो क्या है, वैदिक संस्कृत में लिखा गया है. वैदिक संस्कृत जो है वो हमारी आज की संस्कृत जो हम स्कूल में पढ़ते हैं उस संस्कृत से बहुत ही ज़्यादा अलग है. Sanskrit and other languages. Here
there is written it is given about the languages कि कौन सी लैंग्वेज किस फैमिली से बिलोंग करती है. info is given about the languages. Sanskrit is a part of a family of languages known as Indo-European. जो संस्कृत है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? Indo-European लैंग्वेज से. Some Indian languages such as Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi, Asian languages such as Persian and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. ये सारी languages जो अभी मैंने बताई ये सब किससे बिलोंग करती हैं? इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती हैं. They are called a family because they originally had words in common. इन्हें फैमिली क्यों बोला जाता है? एक ग्रुप से क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इनके वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. जैसे टेक दी वर्ड मात्र. संस्कृत में मात्र मीन्स माँ होता है और संस्कृत में मात्र है. हिंदी में माँ, इंग्लिश में मदर. मीन्स ये क्या है? तीनों कॉमन ही है. सो दिस विल बी बिलोंगिंग टू अ सिमिलर फैमिली. Do you notice any similarities? Yes, I have noticed. Other languages used in the subcontinent belong to different families. For instance, those used in Northeast belong to the Tibeto-Burman family. Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam belong to the Dravidian family, and the languages spoken in Jharkhand and parts of central India belong to the Austroasiatic family. So here it is written about the different types of families and the languages, which language belong to which family. So go through this paragraph for the complete learning of the languages and their family, to which family they belong, because it must be come in your exams. So now we will come to the context. The books we use were written and printed. जो books हम लोग यूज़ करते थे वो या तो लिखी हुई होती थी या प्रिंटेड हुआ करती थी. The ऋग्वेदा was recited and heard rather than read. तो जो हमारा ऋग्वेद है वो क्या हुआ? पढ़ा ज़्यादा गया है और सुना ज़्यादा गया है. रीड करने से ज़्यादा, पढ़े जाने से ज़्यादा उसे क्या किया गया है? गा के सुना गया है. It was written down several centuries after it was first composed. मीन्स जो हमारा ऋग्वेद है वो कंपोज पहले हो चुका था और उसे लिखा बहुत साल बाद गया है. और लिखने के भी काफ़ी दिनों बाद क्या कहते हैं कि उसे प्रिंट किया गया. मीन्स आज के 200 साल पहले उसे प्रिंट किया गया है. हाउ हिस्टोरियंस स्टडी दी ऋग्वेद. अब जो हिस्टोरियंस है मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट हमारे हैं, वो कैसे ऋग्वेद को पढ़ा करते थे. फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल. लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेद. तो जो हिस्टोरियंस हमारे थे, आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि वो जो रिटन सोर्सेज था उसके साथ साथ वो जो चीज़ें लिखी हुई थी उसको एग्जामिन भी किया करते थे. मतलब अगर कहीं का कोई इंसिडेंस दिया है कि ये चीज़ हमें इस जगह से दफन चीज़ों से मिली है, तो वो उस जगह पे जाके उस चीज़ को एग्जामिन करते थे कि क्या जो लिखा है वो सच लिखा है या ऐसी चीज़ें हुई थी पास्ट में. सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. तो जो ऋग्वेद में कुछ हाइम्स हैं वो किस फॉर्म में है? डायलॉग के फॉर्म में है. दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हाइम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज. सेज मीन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ऋषि नेम्ड विश्वामित्र एंड द टू रिवर्स बीज एंड सतलज नाम की 2 रिवर और हमारे जो ऋषि हैं विश्वामित्र उनके बीच का एक डायलॉग है. दैट वो वर्शिप्ड एज गॉडेस. और जो ये दोनों रिवर्स थी ये एज अ गॉडेस वर्शिप की जाती थी. हियर पेजेस गिवन यू फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद. जो ऋग्वेद है उसमें का एक पेज दिया हुआ है जो कि कहाँ पे मिला था? कश्मीर में मिला था आज के 150 साल पहले. इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन. इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र. और अब इसका यूज़ इंग्लिश ट्रांसलेशन और ऋग्वेदा को प्रिंट करने के लिए किया गया था और अब इसको कहाँ पे प्रिजर्व किया गया है? पुणे के लाइब्रेरी में. तो अभी मैंने जैसा आपको बताया कि जो कुछ हाइम्स हुआ करते थे वो डायलॉग के तरह हुआ करते थे. तो जो डायलॉग है ये यहाँ पे एक विश्वामित्र और 2 रिवर्स के बीच का डायलॉग दिया हुआ है. विश्वामित्र, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक 2 स्विफ्ट हॉर्सेस
like two shining cows that lick their calves. You move like chariots to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. तो जो विश्वामित्र हैं वो रिवर्स को इन्हेंस करते हुए मीन्स उनकी ब्यूटी को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि जो रिवर्स हैं उन्हें किससे कंपेयर किया है, उन्होंने स्विफ्ट हॉर्सेस से और काउस से इन्हेंस किया है, और उनकी जो पावर है मीन्स जो रिवर के वाटर है उन्हें एज अ सी वाटर चैरियट मीन्स रथ, इंद्र का जो रथ होता है उससे कंपेयर किया हुआ है. सो द रिवर सेज वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलॉन्ग द पाथ ऑफ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस. तो जो रिवर्स हैं वो कहती हैं कि हम लोग पानी से भरे हुए हैं और उसी रास्ते से गुजरते हैं जो रास्ता हमारे लिए भगवान ने बनाया है. वन वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड. अगर हम लोग एक बार बहने लगते हैं तो फिर हमें रोका नहीं जा सकता है. वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज. तुम हमसे ऐसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो हे ऋषि. देन विश्वामित्र सेज ओ सिस्टर्स please listen to me. The singer who has came from a distance with his chariots and carts, let your waters not rise above our axle so that we can cross safely. तो जो विश्वामित्र हैं वो बोलते हैं कि प्लीज़ मेरी बात सुनिए. जो सिंगर है जो कि बहुत दूर से आया है अपने चैरियट और कार्ट्स के साथ में, जो हमारा सिंगर है वो मेरे साथ बहुत दूर से आया है, तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रुक जाइए, बट आप ये करिएगा कि आप जो हमारी एक्सेल है मीन्स रथ है उससे आप ऊपर ना बहिए, जिससे कि हम नीचे ही रहिए, जिससे हम आसानी से आप सेफली क्या कर सकें, रिवर को क्रॉस कर सकें. देन द रिवर्स बोथ द रिवर सेज वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली. हम लोग आपकी प्रेयर को ध्यान में रखेंगे जिससे कि आप सेफ्टी के साथ रिवर को क्रॉस कर सकें. ठीक, तो इट्स अ डायलॉग बिटवीन दी सेज विश्वामित्र एंड दी टू रिवर्स हु वर ट्रीटेड एज दी गॉडेस नेम बीज एंड सतलज. Okay, historians point out that this hymn was composed in the area where these rivers flow. तो historians का मानना क्या है कि जो ये hymn है वो कहाँ पे कंपोज किया गया है, जहाँ पे ये दोनों रिवर बहती थी. They also suggested that the sages lived in a society. उन्होंने ये भी सजेस्ट किया जो सेज हमारे ऋषि हैं वो ऐसी सोसाइटी में रहते थे जहाँ पे हॉर्सेस और काउस क्या थे, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एनिमल थे, क्योंकि तभी उन्होंने रिवर को किससे कंपेयर किया है, हॉर्स और काउस से. Okay, so now our question is given over here to you. Read the question and try to find out the answer by yourself. Now we will study about the cattle, horses and chariots. Okay, there are many prayers in the Rig Veda for cattle, children and horses. ऋग वेद में क्या है, बहुत सारी प्रेयर्स दी हुई हैं कैटल्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और हॉर्सेस के लिए. चिल्ड्रन में स्पेशली सन्स के लिए, बेटों के लिए. हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल. बैटल्स वर फॉट फॉर लैंड विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पास्चर and for growing hardy crop that ripened quickly such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हॉर्सेस थे वो चैरियट्स में बांध दिए जाते थे, जिनका यूज़ हम लोग कहाँ पे किया करते थे, बैटल्स में किया करते थे. और बैटल्स क्यों हुआ करती थी, कैटल्स को कैप्चर करने के लिए, या कभी कभी ज़मीनों के लिए लड़ाइयाँ हुआ करती थी कि जितनी ज़्यादा लैंड होगी उस पर वो ऐसे क्रॉप हम लोग राइप कर सकेंगे, बो सकेंगे जो कि जल्दी उग जाते हैं, जैसे कि बारले. या कुछ बैटल जो हुआ करते थे वो पानी के डिस्प्यूट के लिए हुआ करते थे, या कुछ पीपल को पकड़ने के लिए. सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज केप्ट बाई द लीडर्स. और जो लड़ाइयों से कुछ वेल्थ मिलता था वो लीडर्स रख लेते थे, और जो कुछ था उनमें से वो प्रीस्ट पुजारियों के पास चला जाता था, और जो बाकी का बचता था वो लोगों के बीच में बांट दिया जाता था. सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ और दी sacrifice in which offerings were made into the fire. तो जो कुछ वेल्थ हुआ करती थी उनका यूज़ किस लिए किया जाता था, यज्ञ और सेक्रीफाइसेस के लिए. जो सेक्रीफाइस, जिन लोगों ने अपना सेक्रीफाइस किया या जो जो सेक्रीफाइसेस हुए बैटल में, उन सारी चीज़ों के लिए. और these were meant for gods and goddesses. Offerings could include
और ऑफरिंग्स जो हुआ करती थी पूजा, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता था, घी, ग्रेन, घी से हुआ करता था हवन, या ग्रेन अनाज से हुआ करता था, या कभी कभी कुछ केसेस में एनिमल्स की भी बलि दी जाती थी। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, और इस वॉर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते थे। There were no regular army, but there were assemblies where people meet and discussed matters of war and peace. They also choose leaders who were often brave and skillful warriors. तो वहाँ पे कोई रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी, कुछ लोगों की असेंबलीज हुआ करती थी जहाँ पे लोग मिलते थे, मैटर के बारे में डिस्कस करते थे कि किस वजह से वॉर है और इसमें लड़ाई से या किस तरीके से शांति से बात हो सकती है, और फिर उन्हीं लोग लीडर चूज़ किया करते थे जो कि ब्रेव और स्किलफुल हुआ करते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। हाउ पीपल्स वर डिस्क्राइब एट दैट टाइम। देयर वर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल in terms of the work they do, the language they speak, the people, the place they belong to, their family, their communities, and cultural practices. Let us see some of the words used to describe people found in Rigved. So क्या होता था कि अब लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत तरीके की वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, उनके लैंग्वेज को लेके डिस्क्राइब किया जाता था, या किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, कम्युनिटी, कल्चर, कास्ट, कलर, इन सारी चीज़ों से लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। दो ग्रुप्स ऐसे थे जो कि वो अपने काम के थ्रू डिस्क्राइब किए गए थे। फर्स्ट वन इज़ द प्रीस्ट, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स। ठीक, जो हमारे पुजारी थे उन्हें ब्राह्मण्स भी कभी कभी कहा जाता था। तो एक तो वो हो गए क्योंकि वो बहुत सारे रिचुअल्स और राजाज या बाकी सारी चीज़ें परफॉर्म करते थे, तो उन्हें प्रीस्ट और ब्राह्मण्स कहा जाता था। द राजाज वर नॉट लाइक दी ones you will be learning about later. They did not have capital cities, palaces or armies, nor did they collect taxes. और राजाज के बारे में जैसा कि आप सोच रहे होगे कि उनके पास बड़े बड़े पैलेस होंगे या आर्मीज होगी या टैक्स कलेक्ट करते होंगे, तो नहीं, ऐसे कोई राजा नहीं थे। उनके पास ना ही कोई कैपिटल हुआ करता था, ना ही कोई पैलेस, ना ही कोई आर्मी, और ना ही वो कोई टैक्स कलेक्ट किया करते थे, और ना ही उन केस में ऐसा होता था कि किसी के फादर राजा हैं तो सन ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पिताजी की राजगद्दी पा जाएगा, ऐसा भी नहीं हुआ करता था। रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजाज डिड। द टू वर्ड्स were used to describe the people or the community as a whole was the one word jana, which we still use in Hindi and the other languages. The other was wish. The other Vaishya comes from wish. You will be learning about the Vaishya in chapter number 5. So we will study more about the Vaishya in chapter number 5. Here the two words जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे अक्सर लोगों को डिफाइन करने के लिए, वो कौन से थे? जना, जो कि हम लोग आज भी यूज़ करते हैं एज अ जन, मीन्स पीपल इन आर हिंदी लैंग्वेज, एंड द सेकेंड वन इज विश. Several wish or jana are mentioned by name. So we find reference to the Puru jana or wish, the Bharat jana or wish, the Yadu jana or wish, and so on. Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponent Dasas or Dasyus. तो कभी कभी क्या होता था कि जो पीपल हाइम्स कंपोज किया करते थे वो खुद को क्या बताते थे कि वो आर्याज हैं, और जो उनके अपोनेंट हुआ करते थे उन्हें क्या बोलते थे? दासाज और दस्यूज. दीज वर पीपल हु डू नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस. और दासाज और दस्यूज क्या होते थे? वो पीपल हुआ करते थे जिन्होंने कोई भी सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं किया था, और वो मोस्टली क्या करते थे? डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज बोला करते थे. लेटर द टर्म दासा एंड द फेमिनाइन दासी केम टू मीन स्लेव. और बाद में यही दास और दासी का मतलब क्या निकाला गया? स्लेव मीन्स नौकर. स्लेव आर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर. स्लेव क्या है? ऐसे मैन और वुमेन है जो कि वॉर में कैप्चर कर लिए जाते थे, और उनसे हमारे जो भी लोग थे वो ओनर्स, उनके जो ओनर्स हुआ करते थे वो उनसे कोई भी काम ले सकते थे, वो उन्हें एज देयर प्रॉपर्टी ट्रीट किया करते थे.
While the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. जो कि ऋग्वेद था वो कहाँ कंपोज हुआ था, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में। तो जो बाकी डेवलपमेंट्स थी वो भी देखी गई इसमें। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज, और उनमें से कुछ के बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। साइलेंट सेंशियल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। These stone boulders are known as megaliths, literally big stones. Megaliths means big stones. These were carefully arranged by the people and were used to mark burial site. और जो मेगालिथ्स होते थे उनका यूज़ क्यों किया जाता था, मार्क करने के लिए, ब्यूरियल्स के लिए। मीन्स कहीं पे कोई चीज़ें आपने दफना दी, कुछ टाइम बाद आप जाओगे और आपको फाइंड आउट करना होगा कि आपने चीज़ें कहाँ पे दफनाई हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोई मार्क होना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो आप नहीं पहचान पाओगे ना कि आपने कहाँ पे कुछ किसी चीज़ को ब्यूरी किया है, दफनाया है। तो इसलिए बड़े बड़े स्टोन्स को क्या किया जाता था, बिल्ड किया जाता था या प्रॉपरली उसे अरेंज किया जाता था, जिससे कि ब्यूरियल साइट मार्क की जा सके। The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the northeast and in Kashmir. और जो ये स्टोन को बिल्ड करने की, मेगालिथ्स को बनाने की जो प्रक्रिया है, ये 3000 साल पहले, 3000 ईयर्स एगो स्टार्ट हुई। और कहाँ से स्टार्ट हुई है, डेक्कन साउथ इंडिया से, और फिर नॉर्थ ईस्ट में भी हुई एंड इन कश्मीर ऑल्सो। So some important megalithic sites are shown on map 2, page number 13. पेज नंबर 13 मैप 2 में आपको दिखेंगी बहुत सारी मेगालिथिक साइट्स दिखाई गई हैं। While some megaliths can be seen on the surface, कुछ जो मेगालिथ्स हैं वो क्या है, सरफेस पे दिख जाएंगे। अदर मेगालिथिक ब्यूरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड, और जो अदर मेगालिथिक ब्यूरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। मीन्स वो ग्राउंड के नीचे होते हैं। सो ऑन पेज नंबर 13 मेगालिथिकल साइट्स आर मार्क्ड विद द ग्रीन पॉइंट। यू विल सी इन योर बुक दैट देयर आर 2 points marked as a megalithical site on the map of the India. Okay. Sometimes archaeologists find a circle of stones, boulders, or a single large stone standing on the ground. कई बार ऐसा हुआ कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है हमारे, उन्हें स्टोन्स का सर्कल मिला। मीन्स स्टोन बोल्डर्स मीन्स बड़े बड़े पत्थरों का ऐसे सर्कल केयरफुली वो अरेंज हुआ मिला, नहीं तो उन्हें एक बड़ा सा स्टोन खड़ा हुआ मिला। तो ये क्या थे, इंडिकेशंस थे कि इसके नीचे यहाँ पे क्या है, ब्यूरियल्स है। मीन्स कुछ दफन हुआ है, चाहे वो किसी की डेड बॉडी हो या कोई सामान हो, कोई चीज़ हो या कुछ भी हो, मीन्स पुराने टाइम की है, यहाँ पे ब्यूरियल्स हैं। There were several things that people did to make megaliths. अब मेगालिथ्स बनाने के लिए लोग क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे। We have made a list here, हम लोगों ने एक लिस्ट यहाँ पे बनाई है। Digging pits in the earth, transporting stones, breaking boulders, placing stones in position, finding suitable stones, shaping stones, burying the dead. ठीक, these are the things. So you have to list and arrange them in correct order. All these burials have some common features. और जो ये burials थे इनके कुछ common features हुआ करते थे। Generally the dead were buried with distinctive pots. जो dead bodies थी, जो dead persons थे, उन्हें pots के साथ में दफनाया जाता था, या उन्हें, और वो जो pots हुआ करते थे वो या तो black या red ware, तांबे या कांस के हुआ करते थे। Also found are tools and weapons of iron, और आयरन के वेपन्स और टूल्स भी मिला करते थे। समटाइम्स स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन्स एंड गोल्ड्स आर ऑल्सो फाउंड देयर। अब ये सब चीज़ें क्या होती थी, जो लोग जिस तरीके के होते थे, अमीर हैं, गरीब हैं, जिसके पास जितना हुआ करता था वो उस तरह की चीज़ें उस क्या करता था, डेड के साथ में दफनाया जाता था। सो आयरन इक्विप्ड फाउंड फ्रॉम मेगालिथिक ब्यूरियल्स। अब मेगालिथिक ब्यूरियल्स से जो चीज़ें क्या हुई हैं, पाई गई हैं आयरन। जैसे लेफ्ट टॉप पे आप देख रहे हैं, ये क्या है, हॉर्स इक्विपमेंट है। लेफ्ट बेलो में एक्सेस हैं, एंड बिलो आ जो नाइफ की तरीके है उसे हम क्या कहेंगे, आ डैगर। ओके, सो नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। नाउ हाउ कैन वी फाइंड अबाउट दी सोशल डिफरेंसेस।
Archaeologists think that objects found with a skeleton probably belong to the dead person. जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका ऐसा मानना है कि जो भी चीज़ें पर्सन के साथ में पाई जाती हैं वो किसे बिलोंग करती हैं, डेड पर्सन को बिलोंग करती हैं. समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर. तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी पाए जाते हैं ब्यूरल्स में. ठीक है, मीन्स एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी दफन गई चीज़ों में पाए जाते हैं. फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2. आपको मैप 2 में ब्रह्मगिरी दिखेगा, वहाँ पे भी इस तरीके के ब्यूरियल्स पाए जाते हैं. तो ब्यूरियल्स में क्या है, जो ब्रह्मगिरी, हियर इज़ अ पॉइंट गिवन ऑन द पेज नंबर 13 मैप 2 आर्कियोलॉजिकल साइट्स में. तो यहाँ पे जो ब्रह्मगिरी है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मेगालिथिक साइट्स मिलेंगी. और ये एक मेगालिथिक साइट है जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा ब्यूरियल्स मिलेंगे. और उस ब्यूरियल्स में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही ऑब्जेक्ट मिले, एक ग्रेव में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी मिल सकते हैं. हियर तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वन स्केलेटन वॉज ब्यूरिड विथ 33 गोल्ड बीड्स. एक स्केलेटन जो है वो किसके साथ दफनाया गया है, 33 गोल्ड बीड्स के साथ में, 2 स्टोन बीड्स एंड 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च सेल. अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स. और जो बाकी के स्केलेटन्स हैं उसमें कुछ ही पॉट्स मिलेंगे. दीज फाइंड्स सजेस्ट दैट देयर वॉज सम डिफरेंस इन स्टेटस. इससे क्या पता चलता है कि जो लोग ब्यूरी किए गए मीन्स दफनाए गए हैं उनके स्टेटस में भी डिफरेंसेस थे. कुछ रिच थे, कुछ पुअर थे, कुछ चीफ्स थे, तो कुछ फॉलोअर्स थे. ठीक है ना. तो इस तरीके से उनके ब्यूरियल से ये भी पता चलता है कि कौन इंसान कैसा था, किस स्टेटस का था. वर सम ब्यूरियल्स स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज. अब क्या है कि जो कुछ ब्यूरियल, क्या है, कुछ ऐसे भी ब्यूरियल्स थे जो कि सर्टेन फैमिलीज़ के लिए डिफाइंड थे. मीन्स वहाँ पे उसी फैमिली के लोग जाके लोगों को दफना सकते थे. तो हाँ ऐसा था. समटाइम्स कभी कभी क्या होता था कि जो मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन. मेगालिथ्स में क्या वो करता था, एक से ज़्यादा स्केलेटन भी पाए जाते थे. तो ये क्या इंडिकेट करता था कि जो लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो एक ही प्लेस पे दफनाए जाते हैं. मीन्स एक बार फिर उन्होंने मार्क इसीलिए वो कर देते थे ब्यूरियल साइट को. फिर जब किसी की डेथ हुई तो फिर किसी को अगर दफनाना है तो फिर वहीं पे वो गड्ढा खोद के और फिर से वो दूसरे को भी दफना दिया करते थे इन दी सेम ग्रेव. ठीक. स्टोन सर्कल्स एंड बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोस्ट्स टू फाइंड द ब्यूरियल साइट. और जो स्टोन सर्कल्स या बोल्डर्स हुआ करते थे वो हेल्प करते थे, और वो कैसे हेल्प करते थे, एज अ साइन पोस्ट हेल्प करते थे कि यहाँ पे ही ब्यूरियल साइट थी. सो द पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्टेड. जिससे कि लोगों को जब भी ज़रूरत पड़े या लोग जब भी चाहें तो वो वापस से उस प्लेस पे आ सकें. अ स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गाँव. अब इनाम गाँव वही जो सेम पेज पे आप देखिए, पेज नंबर 13 पे मैप नंबर 2 आर्कियोलॉजिकल साइट में you will see इनाम गाँव इज स्टैब्लिश्ड. अर्ली विलेज है ये हमारा एक इनाम गाँव. फाइंड इनाम गाँव ऑन मैप पेज नंबर 2, पेज नंबर 13 मैप 2. इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गोद. और ये जो साइट है ये कहाँ पे, गोद रिवर के पास में है. अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा. और ट्रिब्यूटरी किसकी, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, भीमा की. It was occupied between 3600 and 2700 years ago. 3600 साल से 2700 साल पहले इसको ऑक्यूपाई किया गया था. Here adults were generally buried in the ground. यहाँ पे क्या होता था कि जो adults मीन्स बड़े बूढ़े हुआ करते थे उन्हें ग्राउंड में दफनाया जाता था. लेड आउट स्ट्रेट, सीधे लिटा के, विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ. सर जो था उनका नॉर्थ की तरफ हुआ करता था. समटाइम्स ब्यूरियल्स वर विद इन द हाउसेज. कभी कभी क्या होता था कि जो दफनाए जाते उन्हें घर में ही दफना दिया जाता था लोगों को. वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेथ. और वेसल्स जो कि खाना और पानी जिनमें हुआ करता था वो भी डेथ के साथ में, मीन्स जो मरा हुआ इंसान था उसके साथ में ही रख दिया जाता था. वन मैन वॉज फाउंड ब्यूरीड इन अ लार्ज
four-legged clay jar in the courtyard of a five-roomed house, one of the largest house at the site. मीन्स इनाम गांव जो जगह है वहाँ का सबसे लार्जेस्ट हाउस था, 5-roomed हाउस, जिसमें एक मैन क्या हुआ था, दफनाया हुआ था, मिला था। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, सेटलमेंट के सेंटर में, घर के बीचों बीच। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी, और इस हाउस में ग्रेनरी भी थी। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन, और जो बॉडी थी उसे क्रॉस लेग्ड पोजिशन में, मीन्स लेग को क्रॉस करके प्लेस किया गया था। ओके, सो इस तरीके की चीज़ें इनाम गांव जो गांव है, जो प्लेस है, वहाँ पे देखने को मिलती हैं। मीन्स जो ब्यूरियल्स थे इनके बारे में बात की गई है कि लोगों को कैसे दफनाया जाता था, कहाँ दफनाया जाता था, किन किन जगहों पे किस किस ट्रेडिशन से लोगों को दफनाया गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया है। वॉट स्केलेटल स्टडीज़ टेल अस, अब स्केलेटल स्टडीज़ हमें क्या बताती हैं। इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड, सी बच्चे के स्केलेटन को बनाना क्या है, ईजी है। फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज़, उसके स्मॉल साइज़ को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये जो स्केलेटन है किसका है, किसी बच्चे का है। हाउ एवर देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ अ गर्ल और बॉय, लेकिन किसी एक बॉय और गर्ल के बोन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो ये तो नहीं बता सकते हैं कि गर्ल का है या बॉय का है, बट वी कैन टेल अबाउट दैट द स्केलेटन इज ऑफ अ चाइल्ड। कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट ऑफ अ मैन और वुमेन, क्या हम पता लगा सकते हैं कि जो स्केलेटन है वो मैन का है या वुमेन का है। समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ वॉट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन, कभी कभी क्या होता है कि लोग स्केलेटन के साथ में क्या चीज़ें दफनाई हुई मिली हैं उनके बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं कि ये जो स्केलेटन है वो मैन का है या वुमेन का है। अगर स्केलेटन के साथ में ज्वेलरी मिलती है तो लोग मानते हैं कि जो स्केलेटन है वो वुमेन का है। However, there are problems with this. Often men also wore ornament, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादातर क्या हुआ करता था पुराने के टाइम पे, जो हमारे मेन हुआ करते थे वो भी ऑर्नामेंट्स मीन्स जेवर वगैरह पहना करते थे। A better way of figuring out the sex of a skeleton is to look at the bone structure. एक अच्छा तरीका है स्केलेटन को फिगर आउट करने का, उसके सेक्स को फिगर आउट करने का कि मेल है या फीमेल, की बॉडी स्ट्रक्चर मीन्स जो बोन स्ट्रक्चर है उसे देखा जाए। द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बेयरिंग, जो हिप और पेल्विक एरिया होता है वुमेन का वो मेन से बड़ा होता है, क्योंकि जो वुमेन होती है उन्हें चाइल्ड को बेयर करना होता है। दीज डिस्टिंक्ट्स आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़, और ये सारे जो डिस्टिंक्ट हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये पुराने नहीं है, ये अभी मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़ के थ्रू ये सारी चीज़ें फाइंड आउट की गई हैं। अबाउट 2000 ईयर्स एगो, आज से 2000 साल पहले, देयर वॉज अ फेमस फिजिशियन नेम्ड चारका, चारका नाम का एक फेमस फिजिशियन था, हु रोट अ बुक ऑन मेडिसिन नोन एज चारका संहिता, चारका संहिता नाम की एक उन्होंने मेडिसिन की बुक लिखी थी। देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 360 बोन्स होती हैं। दिस इज़ अ मच लार्जर नंबर ऑफ देन बोन्स, 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटॉमी। चारका अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। ओके, सो दिस वॉज द studies which tell what studies tell us about the skeleton, means skeleton studies हमें क्या बताती हैं। okay, now occupations at Inam Gaon. What were the occupations people are having at Inam Gaon? Archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulse, millets, peas and sesame, bones of a number of animals, many bearing cut marks that show that they may have been used as food, have also been found. These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare and mongoose. Besides birds, crocodiles, turtles, crab and fish, there is evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates and a variety of berries were collected. अब इनाम गांव के जो लोग हुआ करते थे उनके पास क्या ऑक्यूपेशन थे या क्या चीज़ें खाने के लिए थी, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे गेहूं के, जौ के, चावल के, दालों के, इन सभी के
बीज पाए हैं, तिल के, मटर के, सारे के, इन सब के बीज पाए हैं। और उन्होंने नंबर ऑफ एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स के बोन भी पाए हैं, और जो कि इस तरीके से उनमें कट मार्क्स थे उनके बोन्स में, जिससे पता चल रहा था कि इनका यूज़ पहले एज अ फूड हो चुका है। और इन एनिमल्स में कैटल, बफेलो, शीप, डॉग, हॉर्स, पिग्स, ये और भी बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडेड थे। और एविडेंस से ये भी पता चलता है कि बहुत सारे फ्रूट्स थे, सच एज बियर, आंवला, जामुन, खजूर, डेट्स मीन्स खजूर, जामुन यू मस्ट ऑल बी नोइंग, बेर और आंवला भी आप लोग जानते ही होंगे, एंड अ वेराइटी ऑफ बेरीज, बेरीज की भी बहुत सारी वेराइटीज पाई गई। ओके, सो दिस वॉज द चैप्टर ऑल अबाउट द occupations at Inam Gaon and what were the books and the burials told about. Now there elsewhere it is given about the China, that in China the people used to write on the bones and put it on the fire. जो लोग थे वो क्या करते थे कि बोन पे उन्हें जो भी जानना होता था, बोन को वो लोग ऑरेकल बोन बोला करते थे, क्योंकि वो बोन पे जो भी उन्हें जानना होता था फ्यूचर के बारे में वो लिख के और उसे आग में डाल देते थे। फिर जो प्रीस्ट या जो फॉर्चून टेलर्स हुआ करते थे वो उन्हें क्रैक करते थे और प्रिडिक्ट करने की कोशिश किया करते थे कि उनका फ्यूचर क्या है, और फिर उस तरीके से वो सारी चीज़ें बताया करते थे। ऐसा नहीं है कि कभी मिस्टेक नहीं होती थी, जो फॉर्चून टेलर्स बताते थे हमेशा वही सही होता था, कभी कुछ केसेस में सही भी होता था, कुछ केसेस में गलत भी होता था, बट ये मान्यता थी। These kings lived in palaces and cities. They amassed vast quantities of wealth. और ये जो किंग्स थे ये सिटीज़ में रहा करते थे, उनके पास बहुत क्वांटिटी ऑफ वेल्थ थी, लार्ज नंबर ऑफ इलेबोरेट डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल्स थे। However, they did not know the use of iron. लेकिन उनके पास चीज़ें तो बहुत थी, लेकिन उन्हें आयरन का यूज़ पता नहीं था। लिस्ट वन डिफरेंस बिटवीन दी राजा ऑफ ऋग्वेद, राजा ऑफ ऋग्वेद और जो ये किंग्स थे इनके बारे में आपको एक डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो ऋग्वेद के टाइम पे राजा हुआ करते थे उनके पास कोई भी वेल्थ नहीं हुआ करती थी, ना ही कोई कैपिटल सिटी हुआ करती थी, ना ही उनके पास पैलेसेस हुआ करते थे, ठीक। बट जो ये राजाज थे इनके पास बहुत सारी वेल्थ हुआ करती थी, क्वान्टिटीज़ ऑफ वेल्थ हुआ करती थी, ठीक है। एंड द सेकेंड डिफरेंस इज दैट जो राजा ऋग्वेद के टाइम पे हुआ करते थे उनके सन ऑटोमेटिक राजा नहीं बन जाते थे, कि अगर फादर जो हैं वो राजा हैं तो उनका बेटा भी राजा ही होगा, नो। और जो इस टाइम के किंग हुआ करते थे उनका क्या हुआ करता था कि राजा के बाद उनकी जो राजगद्दी है वो उनका बेटा संभालेगा। तो दीज वर दी टू डिफरेंसेस वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर अबाउट दी राजा ऑफ ऋग्वेद एंड these rajas which has been talked over here. Okay, so now there were keywords given: Ved, language, hymn, chariot, sacrifice, raja, slave, megalith, burial, skeleton, iron. And I have told you about each of these words. That Ved is the there are 4 Veds: Rig Ved, Sam Ved, Yajur Ved and Atharva Ved. We have been studied about Rigved. Okay, language we have studied about the different kinds of languages. Hymn means I have already told you that in Rigved there were many types of hymns, means shloks or suktas you can say. Chariot is the rath you can say, और the इंद्र जो थे इंद्र उनका chariot था ना वो. Sacrifice means बलिदान. Raja means I have told you the Raja of Rigved. I have also given you the difference between the Raja and king. Slave means das or dasyus, means नौकर you can say, or the person who you may treat you as your property. Megaliths are the burial sites where the stones are placed to find out these sites, means indications जो हुआ करते थे stones के थ्रू उसको डिफाइन किया जाता था burial site को। ब्यूरल मीन्स होते हैं जो दफन चीज़ें या दफनाया जाने वाली प्लेस हुआ करती थी, उसे ब्यूरल कहते हैं। स्केलेटन मीन्स यू मस्ट बी नोइंग दी स्ट्रक्चर ऑफ द फेस, बोन स्ट्रक्चर ऑफ द फेस। आयरन यू मस्ट बी नोइंग मीन्स आयरन मीन्स लोअर। सो दीज वर द कीवर्ड्स. नाउ दिस चैप्टर इज ended over here.
and I hope that you have understood this chapter. So I am stopping it over here only, and rest of next chapter will continue in our next class. Till then, thank you all of you.